अस्सलाम वालेकुम। और बस अल्लाह करो बड़ी बस बस। ऊपर है। हमारे मेहमान तहसील ला चुके हैं। जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। ताली बजाइए भाई, थोड़ी ताली बजाइए। जनाब फैयाज अहमद साहब हम सबके दरमियान आ चुके हैं। जनाब महाराष्ट्र के सदर जनाब अब्दुल गफ्फार साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। हम एमआईएम कलवा मुमरा की जानिब से हमारे आए हुए मेहमान का खैर मकदम करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। और हमारे मेहमानों के लिए मैं यही कहूँगा कि सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे खा गए। हमारे मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। प्रोग्राम का आगाज होने जा रहा है। मैं सैफ पठान और एमआईएम के कार्यकर्ताओं की जानिब से हमारे आए हुए मेहमान और आप तमाम सामाइन का खैर मकदम करता हूँ। हमारे साथी हजरात का, पुलिस वालों का, इनका सबका इस्तेमाल करता हूँ। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि जहाँ जगह खाली है वहाँ बैठ जाए। सोशल डिस्टेंस का जो है ख्याल रखें। हाँ, क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? जरा संभाल के किया करना, तू अकेला नहीं है ना, सब है ना, सब है ना यार, ऐसा मत करना। और बच्चा है तो बच्चा रहे। पता नहीं है, बदतमीजी नहीं करना चाहिए, बदतमीजी नहीं करना चाहिए। आगे आओ ना भाई, बुला रहे भाई। जो महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, मुंबई प्रेसिडेंट जनाब फैयाज अहमद खान साहब, मुंबई प्रदेश महिला अध्यक्षा रिजवाना खान साहब, अख्तर भाई, हमीद भाई, नवाब भाई, लुकमान भाई, शादाब उस्मानी साहब और एक खास मेहमान जो वंचित बहुजन अघाड़ी से आए हैं, AR पटेल साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। दोस्तों, हमारी इस कलवा मुमरा विधानसभा के तमाम मजलिस के कार्यकर्ताओं की जानिब से आए हुए हमारे तमाम मेहमानों का इस्तेकबाल किया जाता है। जोरदार तालियों से इस्तेकबाल करें दोस्तों, जोरदार तालियों से। दोस्तों,
वक्त की कमी है, हमारे मेहमान को भी आगे जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيम। उनको कोई दिक्कत ना हो। और मैं सैयद पठान साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे जो मेहमान आए गफ्फार कादरी साहब जो महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट है हमारे, उनका इस्तेकबाल करें। दोस्तों जोरदार तालियों से इस्तेकबाल करें गफ्फार कादरी साहब का। कादरी साहब आगे बढ़ो, कादरी साहब आगे बढ़ो, कादरी साहब आगे बढ़ो। प्रेस वालों को आगे रहने दो भाई, लोग पीछे हो, बाकी लोग भाई, बाकी लोग पीछे हो जाओ। प्रेस वालों को आगे। और हमारे साथी सादर भाई जो है फैयाज अहमद खान साहब का इस्तेमाल करेंगे, मुंबई प्रदेश अध्यक्ष। जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें दोस्तों। समीर भाई भी साथ में है, हमारी टीम पूरी साथ में है। अगर किसी का नाम लेने में कोई कथा रह जाए तो सैफ पठान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सैफ पठान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा, सैफ पठान जीतेगा, जीतेगा। फयाज भाई अकाफर का हेलो, फयाज भाई भी जीतेगा। अच्छा, सुहेल जलील साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। जावेद भाई से मैं गुजारिश करूंगा सुहेल जलील साहब का इस्तेमाल करें। प्रेस से जो आए हैं प्रेस वालों को आगे रहने दो भाई, सब लोग पीछे नहीं हो, बाकी लोग। ताज भाई से गुजारिश है कि वो स्टेज पे आ जाएं। और हमारे जो आए हुए मेहमान हैं जरा भाई यार, उन लोगों को जगह खुली रखो, एंगल नहीं मिलता है भाई। बोलो मैडम को। मैडम हमारे दरमियान जो हमारे कॉर्पोरेटर मुंबई के शाहनवाज कुरैशी साहब का इस्तेकबाल है। रिजवाना खान साहब का भी रिजवाना खान साहब का भी इस्तेकबाल है। शाहनवाज शेख साहब का इस्तेकबाल करेंगे। ताज भाई जोरदार तालियों से इस्तेकबाल करें। तालियों में गड़गड़ाहट नहीं है। MIM का नाम ताली और जोश और जज्बे से होता है। इतना कमजोर ताली बजाएंगे तो आए हुए मेहमान को क्या असर करेगा? ये हुई बात। अच्छा, मोहम्मद अली जनाब हमारे एक आए हुए मेहमान
अख्तर भाई का इस्तेमाल करेंगे। जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें तारीफ मेहमानों का। लुकमान भाई भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं हमारे तमाम साथी कार्यकर्ताओं से गुजारिश करूंगा उनका भी इस्तेमाल करें। आवाज आएंगी ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल अमीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। हमारे आज के इस मजलिस के सदर और महाराष्ट्र मुसीबतों की बारिश हो रही है, हर तरफ जुल्म का दौर दौरा है। ऐसे मुसीबतों के आलम में, इस जुल्म के आलम में जहां पर कहीं कोई पनाह न मिल रही हो, वहां पर एक पनाह देने के लिए, एक सियासी पनाह देने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर आन, हर वक्त, हर जगह, हर गली कूचे में तैयार है और इंशाअल्लाह उन जुल्म का मुकाबला करेगी। मैं 2014 से जब से ये पार्टी काम कर रही है, खासतौर से महाराष्ट्र में, इसकी एक अहम और सबसे बड़ी खुसूसियत ये रही है कि इस पार्टी ने जहां जहां कदम रखा वहां अपने निशानात छोड़े। ऐसा नहीं है कि ये पार्टी कहीं पर गई और बगैर अपने निशानात छोड़े हुए वापस आ गई। इसने वहां के लोगों को लीडरशिप का तरीका बताया। उसने ये बताया कि आपको लीडर कैसे बनना है। उसने ये बताया कि आपको अपने महल्ले में, अपने गली में, अपने इलाके में काम कैसे करना है। उसने ये शऊर हमको दिया। अगर ये शऊर हमारे पास न होता तो आज फिर हम कांग्रेस की गुलामी में होते, आज हम भी समाजवादी की गुलामी में होते, आज बसपा और एनसीपी और फला फला की हम गुलामी में होते। इस गुलामी से निकालने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने, अकबरुद्दीन ओवैसी ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये काम किया कि हैदराबाद से निकलकर पूरे हिंदुस्तान को ये पैगाम दिया कि तुम आजाद पैदा हुए थे, तुम जिस्मानी तौर पे आजाद थे, तुम रूहानी तौर पे आजाद थे, तुम सियासी तौर पे आबाद थे, तुम तंजीमी तौर पे आजाद थे, तुम हर तरह से तालीमी तौर से आजाद थे। अगर तुम आजाद थे तो अपनी सियासत को आजाद क्यों नहीं बनाते हो? अपने आप को, अपना वजूद साबित करने के लिए खड़ा क्यों नहीं करते हो? तुम गुलामी कब तक करोगे? तुम्हारी गुलामी का तौक तुम्हारे गले में कब तक पहनाया जाता रहेगा? ये कांग्रेस हमारा कब तक इस्तेहसाल करेगी? एनसीपी कब तक हमारा इस्तेहसाल करेगी? शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जो तलवार लेकर हमारे खिलाफ खड़ी हुई है वो हमको कब तक काटती रहेगी? ये हमको पैगाम दिया गया कि अपना वजूद बनाओ, अपने आप को खड़ा करो और ये साबित करो कि तुम मैदान के मुजाहिद हो, तुम साबित करो कि मैदान के मर्द तुम हो, तुम साबित करो कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम साबित करो कि तुम अपने माशरे को ऊपर ले जा सकते हो, तुम साबित करो कि सियासत तुमको आती है, तुम साबित करो कि तुमने 1000 साल तक यहाँ पर हुकूमत की थी, तुम साबित करो कि यहाँ पर तुमने 1000 साल हुकूमत में कहीं पर एक फसाद नहीं होने दिया। तारीख गवाह है कि 1000 साल 1100 साल तक हमने यहाँ पर हुकूमत की, एक फसाद पूरी तारीख में नहीं हुआ। 1100 साल की तारीख में एक फसाद नहीं हुआ, लेकिन 1947 से लेकर बल्कि 46 से लेकर अब तक 62,000 फसादात हुए हैं, जिसमें 25,000 फसादात रावलकेला और जमशेदपुर और भागलपुर और मेरठ के लेवल के फसादात हैं। मैं तारीख जानता हूं, मैं तारीख का तालिब इल्म हूं, मैं बता सकता हूं कहां पर कितने लोग मरे थे। 1983 की वो दिन याद करो, ईद का दिन था और मुरादाबाद की ईदगाह के अंदर 183 मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए शहीद कर दिया गया। उसके अंदर कितने मासूम बच्चे थे जो अपने बाप के साथ ईद की नमाज पढ़ने गए थे, अपने भाइयों से ईद की नमाज पढ़ने गए थे, लेकिन वापस आते हैं तो उनकी लाशें आती हैं। ये लाशों का दौर बंद होना चाहिए। ये लाशों का दौर कब बंद होगा? जब सियासी तौर पर आप मजबूत होंगे, क्योंकि सियासी तौर पर अगर आप मजबूत नहीं है तो आपका हक देने वाला कोई नहीं है। छीनने का वक्त है, मांगने का दौर खत्म हो गया, छीनने का वक्त है। अगर आप मुत्तहिद हो जाएं और मुसलसल जद्दोजहद करते रहें। एक ऐसा नौजवान मुमरा में आपके सामने आया जिसे सैफ पठान कहते हैं, जिसे मैं पिछले कई सालों से जानता हूं, हर मुद्दे पर काम कर रहा है, हर महाज पर काम कर रहा है। कब्रिस्तान का मुद्दा हो तो काम करता है, अस्पताल का मुद्दा हो तो काम करता है, तालीम का मुद्दा हो तो काम करता है। अगर वो आपके लिए काम कर रहा है तो आपको उसके पीठ पीछे खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम आप
तो इसका मतलब ये होता है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ ईमानदारी के साथ नहीं खड़े हैं। अगर हम इसके साथ नहीं खड़े होते, इसका मतलब ये होता है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ जो हमने वादे किए हैं वो वादे ढोसले हैं, वो ढकोसले हैं, वो वादे खोखले हैं। अगर वादा हमने उनसे किया है कि आपके साथ हम हैं, तो इसका मतलब ये होता है उनका हर नेता, उनका हर कार्यकर्ता, उनका हर जाबाज उनका अपना खड़ा किया हुआ है। फैयाज अहमद के सामने एक बात कही गई थी कि फैयाज अहमद साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। वो आज से नहीं, पिछले 32-35 साल से खड़े हुए मैदान में, डटे हुए खड़े हैं, पहाड़ की तरह खड़े हुए। कोई उनको मुतज़लज़ल नहीं कर सका, कोई उनको हिला नहीं सका। उनकी क़यादत में उनके साथ ये बंदा खड़ा हुआ है, गफ्फार कादरी साहब, जिन्होंने पूरे औरंगाबाद के अंदर नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर फतेह के झंडे गाड़ दिए। इम्तियाज जलील साहब ने फतेह के झंडे गाड़ दिए। क्या एक झंडे को उठा नहीं सकते आप? पूछेंगे क्या बात करेंगे? अब सिर्फ बनती है साथ, अब सड़क बनती है, इस सड़क पर मुकाबला करो। आओ हम मुकाबला करने के तैयार है, तुम्हारे जुल्मों का जवाब हम देने के तैयार है। अगर लाठियां मारेंगे, लाठियां खाएंगे, अपने हुकूक को बचाएंगे, हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाएंगे। इसके लिए हमें मुत्तहिद होना है, खड़ा होना है। गफ्फार कादरी साहब के हाथ को मजबूत करना है। इनके हाथ को मजबूत करने का मतलब है असदुद्दीन ओवैसी को पावर देना है। इनके साथ खड़े होने का मतलब है अकबरुद्दीन ओवैसी को पावर देना है, मजलिस को पावर देना है। मजलिस के बारे में कहा जाता है कि मजलिस जहां जाती है वहां वोट काटती है। ठीक है भाई, हम वोट काटते हैं, आपके तो नहीं काटते, अपने ही काटते ना। जो हमने आपको वोट दिया आपको हम नहीं देते। जाओ अपने में लड़ो जा करके। हम हिंदुस्तान में 15-16% हैं, हम मुत्तहिद होंगे। तुम्हारी हिम्मत है तो हमारा मुकाबला करो। जब हमारे पास ताकत होगी तो अच्छे अच्छे लोग घुटनों पर आएंगे, हमारे जूते चाटेंगे। लेकिन जब ताकत नहीं है तो कोई हमारे सैफ पठान आगे बढ़ो, कादरी साहब आगे बढ़ो, असद साहब, अकबर साहब। दोस्तों, यकीनन हम इस दौर से गुजर रहे हैं जहां सुबह शाम हर वक्त हमें ये खौफ सताए रहता है कि हमारे साथ क्या हादसा पेश आ जाए। और सियासी शऊर हमारी ये बता रही है कि अभी भी हम जागने का नाम नहीं ले रहे हैं। नाम नहीं, सेकुलर जमात के नाम पे हमारे उलमा, हमारे मौजिद, हमारे बाशऊर जो हमारे साथी हैं उनको समझाया जाता है और सामने कलवा की तरफ से वन साइड वोट गिरता है। ये हमें सोचना चाहिए कि हमें कितना बेदार होने की जरूरत है, हमें किस तरह का इत्तेहाद कायम करना है, किस तरह अपनी मजबूती पैदा करना है। अपने साथी नौजवान यहाँ पे हमारे दरमियान मौजूद है, सैफ पठान और तमाम साथी कादर भाई हैं, आबिद कल्लानी है और हमारे साथी जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, हाफिज अब्दुल लतीफ। ऐसे नौजवान साथियों का आप साथ दें। हमारे नगर सेवक शाह आलम साहब हैं, उनकी खुसूसियत और काबिलियत किसी से ढकी छुपी नहीं है। यकीनन ऐसे ऐसे हमारे साथी बहादुर नौजवान हैं। इंशाअल्लाह आने वाले नगर सेवक में इलेक्शन में भी हम कामयाबी का जल्द। रिजवाना खान साहब हुआएं और अपने इज़हार ख्याल से हमारे साथी तमाम साथियों को, सामीन को महसूस। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे महफिल की सबसे बड़ी शान महाराष्ट्र के सदर हमारे गफ्फार कादरी साहब जो हमारे बीच मौजूद है। हमें बड़ी ही खुशी है कि आज वो हमारे बीच है और आज हमें उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इतने काम किए हैं बड़े बड़े, इसीलिए आज हमें बड़ी खुशी है। आज उमरा की सरजमी पे उनका आगमन हुआ है और हमारे मुंबई अध्यक्ष फयाज अहमद खान साहब जो कि मुंबई में 4 चांद लगा चुके हैं, मुंबई में काफी काम कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि मुंबई में इतने अच्छे लेवल से काम हो रहा है, महाराष्ट्र में इतने अच्छे लेवल से मजलिस का काम हो रहा है। और यहाँ के जितने भी मजलिस के जिम्मेदारान जो यहाँ पे बैठे, मैं सबका नाम तो फिलहाल नहीं जानती हूँ, लेकिन यहाँ पे सैफ पठान भाई है जो काफी मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पे पूरी उमरा की जो टीम है वो माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा है। ये जज्बा मजलिस का देख के ऐसा लग रहा है कि हर जगह जगह मजलिस का ऐसे ही परचम लहराना चाहिए, क्योंकि हमको इसी तरीके से काम करना है। मजलिस एक ऐसी सियासी पार्टी है जिसमें लोगों को हक बताया जाता है, किसी का हक छीना नहीं जाता, संविधान बचाने की बात होती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सुनते हो? वो माइक दे दो ना।
आप सुनते होंगे उनको, हर किसी को हक की बात करते हैं वो पार्लियामेंट में, और हर किसी के हक की बात करके संविधान को बचाने की बात करते, देश को बचाने की बात करते। आज कोई नेता ऐसा है जो पार्लियामेंट में देश को बचाने की बात करता हो, किसी के हक की बात करता हो? संविधान में सभी धर्मों को समानता दी गई है, वो समानता की बात करने वाले सिर्फ एक ही है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो हमें उनका हाथ मजबूत करना है। जिस तरीके से आज मुंब्रा में मीटिंग रखी गई है, माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि बड़ी सभा लग रही है हमें तो, और हमें बड़ी खुशी हो रही है। इसके साथ साथ अभी काफी वक्त है, काफी लोगों को बोल रहा है, मैं अपने शब्द खत्म करूंगी। तशरीफ फरमा यहाँ पर निकाल कर जो है मजलिस का झंडा जो है लहराने का काम किया है। तो आज ये मीटिंग तो यहाँ पर एक नॉर्मल रखी गई है, मगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये मेरे मैसेज के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे अकाइद, जो हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, मैं एक बार छोटी सी एक छवि आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जो है जो हिस्ट्री में आप अगर स्कूल पढ़े होंगे, अगर हमने स्कूल पढ़ा है तो हमें ये तालीम मिली है कि आपने देखा होगा कि सलाउद्दीन बिन अय्यूब क्या थे और सलाउद्दीन बिन अय्यूब ने क्या किया। आपने उनकी हिस्ट्री जानी होगी, उसकी हिस्ट्री को पहचाना होगा। और हमारे खालिद बिन वलीद क्या थे, हमारे खालिद बिन वलीद की क्या जद्दोजहद की, खालिद बिन वलीद का क्या मर्तबा था। तो आज मैं बता दूं, अल्लाह का करोड़ों एहसान है उसके हबीब के सदके दुफेन में कि अल्लाह तबारक तआला ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा मुजाहिद जो है हम मुसलमानों के लिए अल्लाह ने अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट कादरी साहब, हमारे मुंबई के अध्यक्ष कॉर्पोरेटर आलम भाई और सभी जिम्मेदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। देश के हालात हम सबको पता है, किस तरह से सियासी ताकतों से दबाया जा रहा है, किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार ने, कल शरद पवार साहब ने भारतीय जनता पार्टी के एक चौहान मैडम को किस तरह से समर्थन देकर उपसभापति बना दिया। इससे ये हमको समझ में आ रहा है कि कौन किसकी टीम में खेल रहा है। महाराष्ट्र में जब से एमआईएम का परचम लहराना शुरू हुआ है, असद साहब के लिए लोगों के दिलों में जैसे मोहब्बत बढ़ने लगी है, इनके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी है और ये हमको बोल रहा है कि ये बी टीम है। मगर देख रहे हम, जो शिवसेना हमको कह रहे थे कि ये बी टीम है, आज वही शिवसेना राष्ट्रवादी के साथ महाराष्ट्र में हुकूमत कर रही है, वही कांग्रेस शिवसेना के साथ हुकूमत कर रही है और वही राष्ट्रवादी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हुकूमत के साथ मिलकर झूला झूल रहे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के अंदर बेरोजगारी फैली है, देश के अंदर महामारी चल रही है, मगर वो मोर नचाने की बीमारी दूर होगी। ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भिवंडी से खास मकसद लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। भिवंडी में जो हमारे प्रेसिडेंट है खालिद गुड्डू साहब, उनके खिलाफ में झूठा मामला डालकर यही कांग्रेस राष्ट्रवादी की ताकतों ने उनको जेल में दबा दिया है। हम उसके खिलाफ में लड़ने के लिए आए हैं और खास उसी मकसद से मैं गफ्फार कादरी साहब से यहाँ पर मिलने आया हूँ। हम एक जूझ रहे हैं, मगर हमारा इस देश के बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास है और ये झूठ के ऊपर हम लोग जीतेंगे। और आसफ साहब हमारे साथ है, गफ्फार कादरी साहब है और पूरी एमआईएम की टीम महाराष्ट्र के हमारे साथ है। यकीनन खालिद गुड्डू साहब निर्दोष होकर जल्द से जल्द बाहर आएंगे और आपके बीच होंगे। बड़ा करना है, देगर सियासी जमातों की सपोर्ट में मजबूती के साथ खड़ा करना है, तो उसके लिए हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। 2015 में गफ्फार साहब, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 14 साल कैरियर खत्म करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ इसलिए दिया और जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन किया, तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे देश में बढ़ सकती है, पनप सकती है और हमारी अपनी खुद की एक ताकत बन सकती है। इस मकसद के साथ 2015 से 2019 के चुनाव तक मुसलसल मैं संघर्ष करता रहा। 2019 में मार्च महीने में मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भिवंडी शहर जिला सदर बनाया
2019 में जब मुझे बीएनडी में जेल का सदर बनाया तो वंचित बहुजन आघाड़ी से हमारा अलायंस चल रहा था। हमारे पास कोई कारकुनान नहीं थे, लेकिन मजलिस का हर एक कार्यकर्ता मेरी क़यादत के साथ में मजलिस को बढ़ाने का काम किया और 2019 विधानसभा चुनाव में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी कैंडिडेट को हमने 43,000 वोट दिलाने का काम किया। उसके बाद अगले ही दिन मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के पद से 10 बर्दार कर दिया गया, लेकिन मैंने उस तक नहीं किया। उसकी सिर्फ एक वजह है कि ये वजह मैं जानता हूं कि हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और उस सैक्रिफाइस का सबसे पहले मैंने उदाहरण दिया और आज तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ शाना बजाना वर्किंग प्रेसिडेंट के सामने आज मैं वादा करता हूं कि मुझे आने वाले वक्त में कोई पोस्ट नहीं चाहिए। आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं कि आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर भिवंडी में बड़ा करना है तो आपको जिस तरह आज आप थाने का विजिट किए हैं, इसी तरह बार बार उन सारे मतदार संघ में आपको दौरा करना पड़ेगा जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में दूसरी पोजीशन पाई है या तसल्ली पर छोड़ पाए हैं। तो हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने वाले वक्त में विधानसभा इलेक्शन से पहले जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हम अच्छे रिजल्ट दे सकेंगे। हिंदुस्तान में कोई भी मजलूम ना रहे, कोई नीचा ना रहे, कोई ऊंचा ना रहे, ये सोच लेकर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब चल रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में आज मजलूमों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, दलितों को दबाया जा रहा है, पर उनकी आवाज बनने वाला कोई नहीं। आज एक ऐसी आवाज हिंदुस्तान में गूंजी है जो मजलूमों की आवाज है, जो मुसलमानों की आवाज है, जो दलितों की आवाज है। सभी मुकर्रिरीन ने सब कुछ कहा, बहुत सी बातें की, लेकिन मैं आपको बकरी ईद का एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। आप लोग भूलते होंगे तो शायद मैं याद दिला देता हूँ कि इन्हीं का मंत्री जो है जेल के बाहर जाकर के उनको सम्मानित करता है। तो आज हम इससे लड़ रहे हैं और सड़क से लेकर संसद तक अगर कोई हमारी आवाज को बुलंद करने वाला अगर कोई नेता है तो असद ओवैसी साहब है। इस वजह से हमें उनका साथ देना चाहिए और जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब 2019 में कहा था कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, और आज जबकि पता चला कि उन्होंने बूथ की जगह झूठ बोला था कि मेरा झूठ सबसे मजबूत, तो हमको भी बूथ लेवल पर बूथ को मजबूत करना होगा और बिना किसी स्वार्थ के बूथ लेवल पर अगर हम कार्यकर्ता बनकर काम करें तो वो दिन दूर नहीं है कि मुमरा में भी दगाबाज लोग बहुत ज्यादा है। शायद आप जानते होंगे कि हम लोग मुमरा के अंदर जो है आज तोरण से जूझ रहे हैं, सबका अनाप शनाप बिल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा धाकड़ नेता है जो कहता था कि यहाँ पर जो है अगर टोरेंट आती है तो मेरे लाश पर से जाएगा, लेकिन आज मैं 4 सालों से उसका डेड बॉडी ढूंढ रहा हूँ पर मिलता नहीं है। कौन से कोल्ड स्टोर में छिपा दिया गया उसका बॉडी ये मुझे नहीं पता, और हम मुमरा की पूरी आवाम ढूंढ रहे हैं। और विकास के नाम पर एक तोप लाया गया था यहाँ पर, उसे भी टोपा कर दिया गया, लेकिन हम अब जो है चुप बैठने वाले नहीं है। यहाँ पर कम से कम 17 से 18 नगर सेवक है। हर नगर सेवक के वार्ड में प्राइमरी तक की शिक्षा फ्री होनी चाहिए थी, लेकिन कोई भी नगर सेवक शिक्षा पर बात नहीं करता है। और ये बात हमने और शेख भाई से मेरी बहुत बार डिस्कस हुई थी कि अब हम लोग शिक्षा के ऊपर सड़क पर उतरेंगे, वो इसलिए कि मुमरा के अंदर 70% से ज्यादा आबादी है जो कि बेसिक सैलरी 12 से 15 हजार उनकी आती है, और 70% जो है जो पब्लिक है, किसी के भी घर में आप एक मिनिमम एवरेज में लगाइएगा तो 2 से 3 बच्चे पढ़ते हैं, तो उसको और प्राइवेट स्कूल की जो फीस की मनमानी है वो एकदम चरम पर है। कोई 12,000 ले रहा है, कोई 15,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है, तो उसका एक सबसे बड़ा इफेक्ट जो है एक घर का जो कमाने वाला है उसके ऊपर पड़ता है, और उसके घर की जो किचन की बजट है वो भी बिगड़ जाती है। लेकिन आज जो है हमारे मुमरा की आवाम आज चुप मार कर बैठी है, वो इसलिए क्योंकि उनको एक बेहतर विकल्प नहीं दिख रहा है, और वो बेहतर विकल्प हम हैं। और एज ए कार्यकर्ता बन करके और सड़क पर हम आएंगे तो आवाम को एक बहुत बड़ा भरोसा आएगा कि एक बेहतर विकल्प MIM है, सैफ पठान है, और इनके हाथ के नीचे हमें अब इन जो भी जो ये सौदेबाज है, सौदागर
शिक्षा के सौदागर कहो या जीपी बिल्डिंग में जो बेचारे जिनका घर डेमोलिश होता है उनको रीइंबर्समेंट नहीं मिलता है, चाहे उनको उनके हाथ पर छोड़ा जा रहा है। लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब सड़क पर हम आएंगे, क्योंकि कांसी राम साहब और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, आप राजनीति में इनका बहुत बड़ा जगह है कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, और आज जब सड़कें सूनी हो गई है तो अवार्ड आवारा हो गया है। ये याद रखिए आप लोग, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है मैं आप लोगों को बताऊं कि गेट विकास नहीं है और मुशायरा विकास नहीं है और टॉप विकास नहीं है। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात करनी है। बेसिक स्ट्रक्चर है ये जिंदगी का, और इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको इन नेताओं का कॉलर पकड़कर सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन सवाल पूछने जाओ तो आपको फर्जी केस में फंसाते हैं। और वो क्यों फंसाते हैं? क्योंकि आप लोग चुप है, और आप लोग चुप है तो जुर्म करने वालों से ज्यादा गुनहगार जुर्म सहने वाला होता है, और हम सह रहे ना वो, इस वजह से आज हमारी ये दशा हुई है। और अभी भी वक्त है, हम सब कार्यकर्ता जो भी MIM के हैं, ये सारे घर घर जाकर के इस बात को बतानी है कि आप अपना जो है 500,000 रुपए में वोट मत बेचना। उसका एक रीजन है, एक साल के अंदर मैंने खुद ने कैलकुलेशन की हुई है, शायद थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो जाए, मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो कैलकुलेशन ये है कि साल भर में 365 दिन होता है, और अब 5 साल में 1825 दिन, डिवाइड बाय अगर 500 रुपए लेके आपने वोट बेचा है तो 24 से 27 पैसे में अपना ईमान बेच दिया। और जिसने तुम्हारा अगर वोट खरीदा है, जिसने आपका वोट खरीदा है वो तो बिजनेस किया है, वो आपका सेवा करने थोड़ी आया था। तो ये चीज है, इसको दिमाग में बिठाओ। और क्योंकि ये बात समझ लो, आज जो केंद्र में जो सरकार है वो हमें शौचालय दे रही है लेकिन विद्यालय नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि शिक्षा ही सवालों को जन्म देता है। और ये भी यही कर रहे हैं हमारे साहब। एक केंद्र में नरेंद्र है, वो देश को परेशान किया है, और मुंब्रा में जितेंद्र है जो मुंब्रा को परेशान किया है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक यहाँ का मिडिल क्लास आदमी हूँ और मेरे भी 2 बच्चे पढ़ते हैं। हमें आप सोचिए कि साल का 30,000 रुपया उनका निकालना है, लाइट का बिल आप देखिए अनाप शनाप आ रहा है, और ये लोग खुद देश का सबसे बड़ा आंदोलन करने वाले थे। लेकिन देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि यहाँ पर जो है सबसे बड़ी भूमिका, चाहे केंद्र हो या मुंब्रा हो, सबसे बड़ी भूमिका पत्रकारों की होती है। क्योंकि ये जो पत्रकार है सत्ता और जनता के बीच में संवाद साधने का एक माध्यम है, या यूं कह लो कि एक वकील है। ये जनता की आवाज सत्ता तक ले जाते हैं। लेकिन आज जब जो है सत्ता जो है, आज प्रेस सत्ता का कॉइन बॉक्स बना हुआ है, जितना कॉइन डालते हैं सत्ताधारी उतना टॉक टाइम मिलता है। ये चीज है आज, इसे भी हमें इस पर भी आवाज उठानी है, क्योंकि आज पूरा देश गोदी मीडिया से परेशान है, पूरा देश गोदी मीडिया से परेशान है। आज सिंपल कल मैंने एक मैंने भी खुद ने लिखा था कि अगर मैं सबसे ज्यादा अगर मैं चिल्लाता हूँ तो मैं सबसे बड़ा एंकर नहीं बन सकता, जैसे अर्नब गोस्वामी चिल्लाता है। आप देख लीजिएगा कि आज देश का मुद्दा क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। लेकिन कि मैंने सोशल मीडिया के बारे में बोला है, लेकिन मैंने सोशल मीडिया के बारे में नहीं बोला है, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैं खुद एक्टिव रहता हूँ
मेरा बोलने का टीवी मीडिया को है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, जो कि रवीश कुमार, आज अगर सोशल मीडिया ना होती तो आज देश बिक चुका होता मैडम। सोशल मीडिया ना होती तो देश बिक चुका होता। मैंने सोचा अगर किसी को मेरे अल्फाज से थोड़ी ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मेरा जो कहना है टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए था। दोस्तों, मैं प्रेस से आए अपने तमाम साथी से माजरत खा हूं। हेलो, यकीनन मुमरा में जो प्रेस मीडिया जो है और हमारे तमाम साथी जो हैं हमेशा मुतहरिक रहते हैं और हमेशा हक और सच्चाई की आवाज उठाते हैं। हमारे दरमियान कई मुमरा शहर के सीनियर पत्रकार भी मौजूद हैं। मैं इनसे माजरत खाऊं और तमाम आए हुए मेहमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी सीट पे बैठ जाएं। अगर आप सीट पे बैठेंगे तो आगे का प्रोग्राम जो है अच्छे तरीके से होगा। अगर मैं उस लिहाज से बढ़कर नहीं हूं मैं, लेकिन हवा के रहम करम पर नहीं हूं मैं। एक ऐसी शख्सियत हम तमाम दोस्तों और साथियों में सबसे हमारा अजीज, हमारा नगर सेवक इस शहर का शाह आलम हमारे दरमियान मौजूद है। वो इस तरीके से काम करता है कि शहर में बिना नाम और नमूद के, बिना पोस्टर और बैनरबाजी के हमेशा दिन रात आवाम की खिदमत में रहता है। ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान में मौजूद है और आए हुए अपने मेहमानों को मैं करना चाहता हूँ। वाकई में ये हमारी जो शख्सियत है, हमारा ये जो साथी है, बहुत मुतहरिक है और आप तमाम लोगों से गुजारिश है, यहाँ बैठे हुए मेहमानों से गुजारिश है कि हमारा जो नगर सेवक है इसका मान सम्मान करें, इनकी बातें सुने। बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं जिसको आम मुमरा की आवाम नहीं समझती है, उसके बारे में वो आप तमाम लोगों को बताएंगे। जोरदार तालियों से शाह आलम भाई का इस्तेमाल करें। जोरदार तालियां। ये हमारा ही था, MIM के लोगों का था, MIM का था वो। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, आज जो हमारी मीटिंग है, हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट को सदर बनाना है और जो हमारी कमेटी बनाना है, तो मैं ये चाहता हूं कि सर इस वक्त जो मसले के हल हमारा यही है कि आप सदर को डिक्लेयर किया जाए और हम जो इलेक्शन सामने आ रहे हैं 2022 का, हम नहीं चाहते कि फिर वैसा कोई कैंडिडेट मिले जो 2014-2019 में हुआ था हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ, कि हमारे ही कैंडिडेट हमको बेच दिया करते थे। तो इस वक्त जो हमारा इलेक्शन सामने है कारपोरेशन का, इंशाअल्लाह ताला MIM एकदम पूरी ताकत से लड़ेगी और आप देखोगे कि इस वक्त इससे पहला कारपोरेशन हमारा 2 आया था। ये साल इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम लोग को जो थोड़ी सी नाइतफाकी चल रही थी, जो हमारे पास सदर नहीं है और ये सब नहीं होने की वजह से थोड़ा सा मसला हमारे शहर में, नहीं तो MIM अकेला भारी पड़ी थी, इनके ऊपर भारी पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी रवि भाई? पत्रकार हम भी काम कर रहे थे लॉकडाउन में, अगर कोई काम किया, इनके आमदार भी एडमिट हो गए थे, इनके सिर्फ 2 नगर सेवक थे, बाकी सब खुद लॉकडाउन थे। MIM के लोग, सैफ पठान था, मैं था, तमाम जो लोग थे सब काम कर रहे थे। तो इंशाअल्लाह ताला 2022 में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी सीट लाए। और मैं इतना कहना चाहता हूं सर कि जो भी कमेटी बने तो जो डिसीजन मुमरा के ऊपर लिया जाएगा इलेक्शन को लेके, टिकट को लेके, जो पोस्ट को लेके फैयाज भाई, तो मेरी अकेले की नहीं, मतलब मुमरा के तमाम जो हमारे नौजवान है इस टीम में थे, उनका ये कहना है कि मुमरा के लोगों का कॉन्फ्रेंस में लिया जाए, चाहे कारपोरेशन की टिकट आपको देना है या हमको सदर बनाना है। हम चाहते हैं कि सर जो भी एक पार्टी जिसका भी नाम डिक्लेयर करे पार्टी, हम उसके साथ मैं खुद नगर सेवक रह के मैं उनके साथ में अपनी पार्टी का पूरी ताकत के साथ और उसके खिलाफ लड़ने के लिए जब हम लोग MIM के कुछ लोग, जो MIM की पार्टी हमारी खड़ी होती है, तो चाहे शाह आलम भाई हो या दिग्गज जितने भी मेरे यहाँ पाटीदार है जो यहाँ मौजूद है पूरे, वो हो कोई भी हो, तो हम लोगों पे केस बनाया जाता है, हमको दबाने की कोशिश की जाती है, हमको तोड़ने की कोशिश की जाती है। फिर भी जो मजलिस का कैडर इस शहर में मौजूद है वो कभी डरा नहीं, कभी टूटा नहीं। उसका ये आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अभी ये जो प्रोग्राम हुआ है, आज 2 साल बाद शहर में ये प्रोग्राम हो रहा है MIM की तरफ से, और आप यकीन जाने कि किसी ने भी किसी को पर्सनल दावत नहीं दी। जो आपका एक मैसेज चला हुआ है औरंगाबाद से, ये उसका नतीजा है कि आज इतने मजलिसी यहाँ मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला
जैसा आज आप आए, पहल हुई, इंशाल्लाह ताला आगे हम बहुत कोशिश करेंगे कि यहाँ कैडर बढ़े और अच्छे से बढ़े। लोग मजलिस से जुड़ना चाहते हैं, आज लोग सताए हुए, आज चाहे शहर में टोरेंट का मामला हो, एजुकेशन माफिया हो, या यहाँ पर जैसे कब्रिस्तान को बेच दिया जा रहा हो, स्लाटर हाउस खत्म कर दिया जा रहा हो, हॉस्पिटल हमारा 2012 से बनना शुरू है, आज तक 1 माला बना है, 4 माले का पास, इस तरीके जितने भी करप्शन है सबसे लोग परेशान है और लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, ओनली मजलिस। तो आप लोग जैसा आज आए हो भाई, वैसा यहाँ पर थोड़ा अपने दौरे बढ़ाए इंशाल्लाह ताला, और जितने भी यहाँ के यंगस्टर है इस शहर के, इंशाल्लाह ताला बड़ी तादाद में हम लोग आप लोगों के साथ हैं और इस शहर का मुस्तकबिल अब यहाँ का युवा MIM के जरिए ही बदलेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मैं मेरी बातों को यहाँ थोड़ा खत्म करता हूँ, मेरे से अच्छे स्पीकर से आप उनको सुन रहे हैं, तो मैं फिर से प्रेस वालों से कहता हूँ कि आप लोग पर्सनल ना लें। अल्लाह एक्टिंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र के गफ्फार काजी साहब और मेरे साथ मौजूद फैज पठान, यहाँ के नगर सेवक और तमाम अराकीन, अस्सलाम वालेकुम। मसले तो बहुत है, जिक्र कहाँ से शुरू करूँ ये समझ में नहीं आता, क्योंकि मसलों का अंबार ही मुसलमान, चाहे खाने का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे रहने का हो, हर तरीके से मुसलमान परेशान। तो मुख्तर बात रखूंगा मैं, हमको अपने घरों को मजबूत करना है। घर मजबूत रहेगा तो समाज मजबूत रहेगा, समाज जब मजबूत रहेगा तो देश मजबूत। और ये मुमरा शहर जो है, यहाँ के भाई गल्ला के भी लोग हैं, नागपाड़े के भी लोग हैं, मोमली रोड के भी लोग हैं यहाँ पर, कुर्ला के भी लोग हैं यहाँ पर, धराजी के लोग भी यहाँ पर हैं, पांड्रा के भी लोग यहाँ पर हैं, घाटकोपर के भी लोग यहाँ पर हैं, टोंडी के भी लोग यहाँ पर हैं, चेंबूर के लोग यहाँ पर हैं। माने ये कि बम्बई शहर का मेन अक्ष जो है मुमरा है। अगर बम्बई शहर को आपको 1 सेकंड में देखना तो मुमरा शहर देख लो, बम्बई शहर को देख लो। तो इस शहर में आज जिस तरीके से जो काम हो रहा है, ये पूरे शहरों की बात है, चाहे वो भी ले लो आप, चाहे आप चेंबूर ले लो आप, चाहे आप गुरुंगी ले लो आप, मैडम तो हर जगह का मसला है। ओ मैडम कैमरा चालू है। तो मैं ये चाहूंगा कि कम से कम हम अपने घरों को मजबूत करें, हमारे पेपर कागजात मुकम्मल करें, क्योंकि 2021 में हम चाहे ना चाहे NPR आ रहा है, हम दिखाएं या ना दिखाएं NPR आ रहा है। और NPR किसके लिए आ रहा है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए अपने पेपर कागजात मुकम्मल करना चाहिए हमको। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो आप NPR में आ जाए। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी कौम उस चीज में फंसे। हमको जमीनी स्तर से काम करना है। और मुमरा शहर जहाँ पे आबादी से कई गुना ज्यादा लोग यहाँ पर, कम से कम यहाँ की आबादी लाख है, 40 लाख की है, लेकिन 3 लाख से ज्यादा नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस शहर के अंदर घरों को मजबूत करें। जब घर मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, और समाज जब मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। तो ये दुश्मनों की चालों को नाकाम बनाने के लिए हमको उतरना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमने सबको देखा, सबको झेला हमने, हमारे आया कोई काम नहीं। आज एक आवाज उठी हिंदुस्तान के अंदर जो बवाएंगे दोहर बोल रही, जो अकलियती और माइनॉरिटी की जुबान है, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बचाने वाला शब्द वह है नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। हमको उनकी आवाज बनना है, उनकी पहचान बनना है, उनकी शनाख्त करना है, तब जाकर हमारा भला होगा। बीमार हम थे, दवा कोई और खाता था।
बीमारी तो ठीक कैसे होगी? 70 सालों में हमारे साथ यही तो हुआ। बीमार हम थे, बीमार होते गए और होते गए और होते गए, बिस्तर मर्द पर आ गए, लेकिन ठीक नहीं हुए। मर्द बढ़ता गया और दवा सामने वाले खाते गए। कभी डॉक्टर बदले हमने, कभी कांग्रेस को दिया, कभी एनसीपी को दिया, कभी समाजवादी पार्टी को दिया, कभी डॉक्टर यूरोपी, लेकिन ठीक हम नहीं हुए। आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं निवेदन करता हूं, मैं जो आवाज हिंदुस्तान में उठी है, आज बिहार ले लो आप, यूपी ले लो आप, महाराष्ट्र ले लो आप, हिंदुस्तान के हर कोने में हर मुसलमान के दिल से पूछो क्या बोलता है। एक ही नाम बोलता है, असदुद्दीन ओवैसी। जो मुसलमानों की पहचान है, माइनॉरिटी की पहचान है, दलितों की पहचान है और बाबा साहब अम्बेडकर की पहचान है। वो यही कहता है कि संविधान बचाओ। संविधान टूटेगा तो देश टूट जाएगा, और उसकी आवाज पे लब्बैक बोलना पड़ेगा कि देश बचाना है तो संविधान को बचाना पड़ेगा। अगर देश को खत्म करना है और तोड़ना है तो संविधान का तोड़ना लाजिम हो जाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, आज जो असदुद्दीन ओवैसी निकले देश में संविधान बचाने के लिए निकले, और वो साफ और बोल कहते हैं जय भीम जय भीम। ये दो ताकतें अगर मिल जाएंगी तो मुल्क का इक़्तिदार बढ़ जाएगा। तो पहले भीम को देखो जाए, फिर भीम खुद ब खुद आ जाएंगे। हमें इतने फैक्शन हैं, हमें इतने बंटवारे हैं, हम कैसे? तो आज गली गली कुचे कुचे गफ्फार कादरी इम्तियाज जेल है, महाराष्ट्र यूरोप पर घूम रही है सबको एक करने के लिए। जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक का दावत कैसे देंगे भैया तू भी आ जा? तो पहले अपने आप को एक करें हम, फिर खुद ब खुद देखिए ताकतें आपसे रुजू होंगी, तुम्हारे सामने आएंगी, तुमसे बात करेंगी और फिर बात कीजिए आप। तो सबसे पहली चीज है अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा कीजिए। आपने सबको देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, एनसीपी को भी देख लिया, समाजवादी पार्टी को देख लिया, सबको देख लिया आपने। डॉक्टर बन के सब आए, लेकिन दवा खुद खाते थे, चेक हमको करते थे। तो मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, आपसे इस मौके पर गुफ्तगू करने का मौका मिला। वफा काजी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि एमआईएम पार्टी हमारे घरों को मजबूत करेगी, हमारे पेपर चूज करेगी, हमारा इलेक्शन आईडी बनाएगी, हमारा आधार कार्ड बनाएगी, हमारा पैन कार्ड बनाएगी, हमारा डोमिसाइल बनाएगी। जब हम मजबूत हो जाएंगे तो हमारा समाज मजबूत होगा, और जो समाज मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हमारे बड़े भाई मुंबई मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर मोहतरम फैयाज अहमद खान साहब, मुंबई महिला अध्यक्षा मोहतरमा रिजवान खान मैडम, शाहनवाज खान साहब कारपोरेटर, हमारे शाह आजमी साहब कारपोरेटर, एडवोकेट रत्नाकर साहब, शाहबाब उस्मानी साहब, रुकमान नदवी साहब, समद भाई, अमीर भाई, नसीर नवाब साहब, दुश्मन वीर के अध्यक्ष गुलाब खराज साहब, औरंगाबाद से आए हुए मेरे मेहमान, हमारे साथी दोस्त सुहेल जलील साहब, अमजद चाचू, मोहिमीन खान, असलम पठान, अब्दुल रहीम, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। इस शहर में आने की बहुत उम्मीद, बहुत ख्वाहिश थी, और बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आपसे गुफ्तगू हो, आपसे बातचीत हो। 2019 के असेंबली इंतखाबात में जो हुआ उसका कुछ रिपोर्ट मेरे पास है। हम हैदराबाद में
बैरिस्टर असदुद्दीन अवीस साहब के साथ बैठे थे। उन्होंने कहा कि मेरे इत्तेमाद को ठेस पहुंची है। अभी बात हो रही थी देश के चौकीदार की, देश के सेवक की। मैं कहना चाहता हूं आपके मुमरा में एक बहुत बड़ा डाकू सेवक और चौकीदार बन के बैठा है। हमने निफाक पैदा किया, एजेंटों को आगे किया, कौम के इत्तेहाद को दबा किया। हम तेरी सत्ता को खत्म कर देंगे, कॉर्पोरेशन में भी, असेंबली में भी। उस ढोंगी टोपी पहन के बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम करने वाले नेता और आमदार को कहना चाहता हूं, अब तुम्हारे दिन गिनती के रह गए हैं। जब इंतखाब आएगा, मजलिस के जियारे तुमको सबक सिखाएंगे और घर में बिठाएंगे। मुमरा से बहुत तवक्कुआत है, हमको गैरों से कोई शिकायत नहीं। हमको शिकायत है हमारे उन मुनाफिकों से जिन्होंने टिकट लेकर भी असदुद्दीन अवीसी के नाम को रुस्वत किया। इसलिए मुमरा आने की मेरी ख्वाहिश थी। भैया साहब का मैं शुक्रगुजार हूं, उन्होंने शख्सी तौर पर तवज्जो की, यहां की टीम को एकजुट किया। और मैं भैया भाई का इसलिए भी शुक्रगुजार हूं कि वो वक्त देते हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं। अवामी मसाइल की बात हो, वो जो कुर्बानी के जानवरों की बात हो, या हमारे सैफ भाई को इंट्रोड्यूस करने की बात हो, या हमारे आजमी साहब की तारीफ की बात हो, फैयाज भाई बहुत मेहनत से काम करते। अजीजान गिरामी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की इस सरजमीन से बहुत तवक्कुआत है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की ख्वाहिश है कि मजलिस मुमरा करवा में एक ताकत बनकर उठे, एक ऐसी क़ियादत पैदा हो जो महाराष्ट्र के मुसलमानों में हिम्मत और जोश पैदा करे। हमको मुमरा करवा से ऐसी क़ियादत बनाना है जो हमारी आवाज बनकर पूरे महाराष्ट्र में गूंजे और देश को बताए। अभी बात हो रही थी वोट काटने की, अभी बात हो रही थी बीजेपी की बी टीम होने की। अरे ये तो इनका जब पेट दुखता ना, ऐसी बातें समझ में आती हैं। ठीक है, वोट काटने की बात हम कर, तुमने तो हमारी गर्दनें काटी है। ख्वाजा यूनुस का इनकाउंटर किसने किया? रमाबाई अंबेडकर नगर में दलितों पर गोलियां किसने चलाई? धुरिया में मुस्लिम नौजवानों के सीने पर किसने गोलियां चलाई? ये कांग्रेस एनसीपी की गवर्नमेंट थी ना। खैरानजी में क्या किया तुमने? बंबई के फसादात किसके जमाने में हुए? जवाब दो। हमारी माओ बहनों की अस्पतालों से किसने खिलवाड़ की? किसने हमारी जान माल को तबाह किया? बाबरी मस्जिद का मसला किसका पैदा करता है? कौन शिरियाराज करता है? कौन दरवाजा खोलता है? कौन बाबरी मस्जिद की शहादत की वक्त इबादत करते बैठता है? कौन 67 एकड़ की जमीन देता है? कौन सुप्रीम कोर्ट पे अपनी वकालत से वापस हट जाता है? कौन सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद उसको खुशामदीद करता है? दास्तान बहुत तवील है। कौन है जो औकाफ की जायदाद को बेचने वाला? हमारा ये एजेंट है ना। अंबानी की करोड़ों की जायदाद यतीमों की जायदाद पर बिठाने वाले कौन है? कांग्रेस के मुसलमान है, मुनाफिक मुसलमान है। मेरा भाई अब कह रहा था कि यहाँ का एमएलए मुसलमानों के औकाफ की जमीन पर भी निगाह रखकर बैठा है। इसको कब्रिस्तान भी कंपनी पड़ा, इसको कब्रिस्तान पहुंचाना है, इसको कब्रिस्तान में दफन करना है। मुसलमानों के स्लेटर हाउस जो आम जनता के लिए होता है,
उसकी जगह का मामला चेंज कर रहा, ऐसे ऐसे मसाले पैदा करता है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अपनी माओ बहनों के अस्पतालों के लिए, अपने खून के लिए, अपने विखार के लिए कौमों के वक्त से उसके दरवाजे पे मत फटको, उसके पैसों को ठोकर मारो, उसकी भांति बातों में मत आओ, उसकी गुफ्तगू में मत आओ, उसके नाटकों से बचो। बहुत बड़ा फनकार है, सुना है, बहुत बड़ा जादूगर है। भाई के खाने पे हाथ रखना, भाई को गले मिलना, थोड़ा सा खाना खिलाना, इफ्तार की पार्टी करना, ईद मुबारक बोल देना, फिर मुसलमानों के गले का। बहरहाल मुमरा कलवा में मैं ये कहने आया हूं कि हम मजलिस की ताकत बनाएंगे। हमारे मुखर्रिर ने कहा कि मजलिस यकीनन मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों का इंसाफ दिलाना चाहती है, मगर मजलिस हिंदुस्तान के हर शहरी को जो मजलूम है, जो महरूम है, जो परेशान है, जो जुल्म का शिकार है, उसकी ताकत और उसकी आवाज बनती है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट में दलितों पर होने वाले मजालिम पर भी आवाज उठाई। असदुद्दीन अवैसी ने किसानों के मसले पे बात की, असदुद्दीन अवैसी ने लॉकडाउन के मसले पे बात की। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस की साजिश है, एनसीपी की साजिश है, ये सेकुलर पार्टी का कहना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बी टीम है। मेरे भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया, वकील साहब, हमारे भेवंडी से जो वकील साहब है, यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी, बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी, हम सब इस देश के संविधान के रखवाले हैं। अभी मेरे सामने हमारे आजमी साहब ने कहा कि शहर की बॉडी बनना चाहिए, सबसे राय मशवरा होना चाहिए। मैं जानता हूं जब समाजी और सियासी काम होता है तो कुछ नाइत्तेफाकियां होती, मगर मैं आपको इस मंच से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं, खुदा के लिए इख्तिलाफात खत्म करो। मामले बहुत संगीन हो चुके हैं। जुनैद तबरेज के वाकयात के बाद ये वाकयात आपके घर तक भी पहुंच सकते हैं। आप नहीं जागोगे तो मैं आपका कोई ठीक अंजाम नहीं हो। जागने का वक्त है, बेदार होने का वक्त है, इत्तेहाद करने का वक्त है, बातों को समझने का वक्त। बहरहाल मैं और तफसीली गुफ्तगू करना चाहता था, मगर यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कह दी है। बस एक बात कहना है, हमको उसको बताना है, देखना जोर कितना बाजुए खातिर में है। मुमरा की जनता, मजलिस के कारकुनान, नौजवानों, बुजुर्गों, हमारे सैफ खान आजमी साहब, हमारे दोस्तों फैयाज भाई, हम उस बताएंगे कि देखना जोर कितना बाजुए खातिर में है, हम बताएंगे। बहरहाल आप सबसे गुजारिश है कि इत्तेहाद के साथ मिलजुल कर हम पार्टी को मजबूत करें। देखिए, कोई भी सियासी जमात की ताकत उसका कायद होता। बैरिस्टर असदुद्दीन की शख्सियत यकीनन काबिल एहतराम, काबिल सताइश, काबिल तारीफ है, मगर उनके कारनामे भी आज हमारे कायदीन अपनी जान हथेली में रखकर पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के इत्तेहाद की कोशिश करें। हम इस मजलिस में इस बात का अहद करें कि हम भी इत्तेहाद की कोशिश करें। हमारे पास जो फिरका वारियत है, जो फिरके हैं, जो जमातें हैं, वो अपनी जगह, आप किसी भी मसलक के हो, आप किसी भी चीज को मानते हो, मगर मेरा मानना यह है कि कलमे तैयबा की बुनियाद पर हम सब एक हो जाए, हम संविधान की बुनियाद पर हमसे एक हो जाए, अवैसी साहब की क़ियादत पर एक हो जाए। आइए, आज के जैसे सिर्फ दो ही बातें करना है कि मुमरा करवा से हमको बहुत तवक्कुआत है, हम यहाँ बदल चाहते हैं। ये बात कही गई हकीकत भी है कि गुज़िश्ता 70 वर्षों में मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया, मुसलमानों की कोई तरक्की नहीं हुई, मुसलमानों को नुकसान किया गया। आज हमारे सामने
एक विकल्प है, एक अल्टरनेटिव है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी की क़ियादत है। आइए हम इस बात का अहद करें कि मिलजुल कर इस मुमरा करवा में यहाँ की तारीख को बदलेंगे, यहाँ के जोग्राफी को बदलेंगे, यहाँ की सियासत को बदलेंगे और यहाँ में एक इनकलाब पैदा कर कर इस बस्ती में बताएंगे कि क़ियादत कैसी की जा सकती है और किस तरह से तमाम तबकात को इंसाफ दिया जा सकता है। बहरहाल मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे सैफ खान साहब का खास तौर पर, फैयाज भाई का, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाई या दावत दी। ये कोई पहली मीटिंग नहीं है, हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं, हम आते रहेंगे, मुलाकातें होते रहेंगी, खान की बातचीत भी होती रहेगी। मुझे ये भी ज्यादा पसंद नहीं है कि मैं यहाँ से भाषण दूं और आपकी बात ना सुनूं। इंशाअल्लाह आइंदा चक्कर में दिन भर यहाँ बैठूंगा, एक एक के मकान जाऊंगा, आपके बीच रहूंगा ताकि मुझे समझ में आए कि सूरत हाल क्या है। क्यों तो ऐसे ऐसे आदमी आ जाते हमारे पास। 2019 वाले ने तो कुरान पे हाथ करके कसम खाया था, 2014 वाले से जबानी कसम खाया। अब किस पे भरोसा करना? तो आपको बताना पड़ेगा कौन मुनाफिक है, कौन हरामी है, बताना हो। बहरहाल हम सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सिपाही हैं। हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे कायद को उम्र दे, शायद से हम अच्छी तरह से काम करेंगे। हम सब मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ काम करेंगे, संविधान पर काम करेंगे, तमाम मजलूमों को इंसाफ दिलाएंगे, बेखुसूस मुसलमानों को और दलितों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। आप तमाम का शुक्रिया। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भीम। सर, ये अचानक आपको जरूरत किस तरह से पड़ी? क्यों इख्तिलाफात पैदा हुए एमआईएम में, जबकि मुस्तहकम थी? एक मिनट रुक जा। गफ्फार कादरी साहब, आज पहली बार मुमरा है एमआईएम के, आप स्टेट के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्या मकसद था आज मुमरा आने का? आप क्या वजह? जी सब कैच हो रहा है, आप बेफिक्र होके बोलिए, माइक पे थोड़ा ना माइक लाउड रखिए। माइक ले लीजिए सर, माइक ले लीजिए। मुमरा शहर में आने की जरूरत इस वास्ते थी कि 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें हमको थोड़ा सा धोखा हुआ है। और क्योंकि मैं महाराष्ट्र प्रदेश का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी जवाबदारी है कि मुख्तलिफ जगहों पर यूनिट बनाया जाए। मुमरा से हमको बहुत अपेक्षा है, बहुत उम्मीद है। हम समझते हैं कि हमारी पार्टी यहाँ बहुत मजबूत होगी, हम विधानसभा में भी, कारपोरेशन में भी अच्छे काम कर सकेंगे। और बीच में लॉकडाउन होने की वजह से मैं यहाँ पहुँच नहीं पाया। हालांकि मैं फैयाज भाई से कह रहा था कि फैयाज भाई एक बार मुंबई का चक्कर हो गया, मुझे विदर्भ को जाने हुए, और फैयाज भाई की बहुत इंसिस्टेंस था कि मुझे मुमरा आना था, इसलिए मैं आज आया। आने का मकसद जो इतना है कि पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, तंजीमी फायदा, संगठन को मजबूत किया जाए। मेरे जहन में बात थी कि राय मशवरा कर एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाए ताकि वो फ्री एंड से काम कर सके। यहाँ पर हमारी पार्टी के 2 कारपोरेटर्स थे, अभी एक कारपोरेटर हमारे साथ में है, उनसे मैंने अनुमति दिया, बात किया। मैं चाहता हूँ इस शहर में पार्टी का संगठन मजबूत करें। 2022 में चुनाव आने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुनकर आए, विधानसभा में अच्छा परफॉर्मेंस हो, उसके लिए हमने छोटी सी सभा की। दरअसल सभा तो होना चाहिए, हमको आपस में बैठने से बातचीत भी करना है, वो भी करेंगे, सबको विश्वास में रख के काम करेंगे। कादरी साहब,
लेकिन आपने आज कलवा मुमरा का अध्यक्ष घोषित कर दिया इस विधानसभा क्षेत्र का, लेकिन फिर भी गुटबाजी एमआईएम की यहाँ पर जो थी वो खत्म होती नजर नहीं आ रही है। कई पुराने चेहरे जो है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। 2 में से एक नगर सेवक साथ होने की आपने बात कही है, एक नगर सेवक अभी भी गायब है। देखिए, हम कोशिश करेंगे, अब जो सोया हुआ है उसकी तरह सोने की एक्टिंग से जगा सकेंगे। अब थोड़ी बहुत गुटबाजी सब जगह सुनते, आप पत्रकारों में तो कोई मोहब्बत नहीं जानता, अभी गुटबाजी की बात अब ऐसी बात भी नहीं है। आज वक्त क्या होता है, सबसे भी देखो, मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के 6 महीने बाद आया, कोरोना उसकी वजह से, और हमने भी इसे कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए ना। पहली बार जब मैं आया तो आगे से मिला था आपके साथ, जब मुझे मालूम हुआ हमारा कॉर्पोरेट है, ऊपर के जो जिम्मेदार है सब मैं तैयार करेंगे, हमने भी आना चाहिए, बैठना चाहिए, उनके साथ होना चाहिए। वो आज हमसे भी कमी हो गई, वो कमी को दूर करेंगे। जो नाराज व्यक्ति है कि कुछ नई बातें सुन के भी लेंगे, हो सकता है हमसे भी नहीं गलती होती होगी, ऐसी बात नहीं है। मगर मैंने आपसे पहले कह दिया कि जो सोया हुआ है उसको निशाना लगाएंगे, और जो सोने व्यक्ति को लगाने का काम आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। कादिर साहब, 2019 की जो गलती थी एमआईएम की, जो कसम खा करके टिकट दिया गया था, लेकिन उसकी सफाई के लिए मुमरा कौसा वासियों के पास पहुंचने के लिए एमआईएम के किसी भी बड़े नेता को 1 साल का अरसा क्यों लगा? देखो, मुझे जो नीति दी गई, मैं विधानसभा के बाद तक कभी भी बाहर निकलने का कार्यक्रम नहीं। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र से कॉन्सेंट्रेट किया था और मैंने हमेशा प्रदेश के काम को अवॉइड किया। विधानसभा के चुनाव होने के बाद आपने मुझसे कहा कि आपको मैंने काम शुरू किया। इससे पहले क्यों काम नहीं हुआ है उसका जवाब मैंने देना ठीक बात नहीं है। फिर भी इंशाअल्लाह ये बात बिल्कुल सही है कि जिस उम्मीदवार ने विश्वासघात किया, ये तो यकीनन एमआईएम की घटना है। ऐसा कुछ होता है जिस पेपर में नेताओं ने समाज के ऐसा नहीं खाया चाहिए, बेशक नहीं माना, मगर आते रहेंगे और आपसे मुलाकात करते रहेंगे, आपके बीच दिन की बातों में सुनते रहेंगे। सर, आपने कहा कि एमआईएम को काफी तवक्कात है मुमरा शहर से, आवाम को भी दी तवक्का, लेकिन सर कहीं ना कहीं शिकायत रहेगी उम्मीदवारों के मामले में, 14 में भी 19 में भी, सर उसको कैसे दूर करेंगे? तुम्हारे भाभी है, किसको घुमाता हो समझ में आने लग नहीं रखना ना हमको, 2 वक्त तो घुमा दिया ना उसने। तो जादूगर को सीधा करना पड़ेगा पहले, और जादूगर के जो चमचे हमारे पास है उन चमचों को निकाल के देखना पड़ेगा। इकबाल पहले आपके कार्पोरेटर पे कार्रवाई उसको अरेस्ट किया गया, कोई रिएक्शन पार्टी की तरफ आपकी पार्टी की तरफ से किया है? समाजवादी का बंदा अगर एक बार यहाँ ओडिशा के भी आकर तो ऐसा नहीं कोई लोग हमारे पास रह चुकी, हम संगठन को मजबूत करने में, हमारे कार्यकर्ताओं को साथ देने में कुछ कम पड़े हैं, इंशाअल्लाह इसको दूर करेंगे। अभी आपको बता दूं मैं, ये मीटिंग के इमीडिएट बाद भिवंडी की लोग आए, हमारे जो खालिद गुज्जू साहब हैं उनकी जो कार्रवाई हुई है हम समझ के अकबर साहब के लोगों ने ट्वीट किया, भाषण किया, डॉक्टर तुम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने देखो उनके भाई से बात किया, उनके वकील से बात किया। हम किसी गुनाहगार की मदद करना नहीं चाहते, मगर किसी को बेगुनाह को सियासी दुश्मनी के आड़ में अगर टारगेट किया जाता है हम उसकी मदद करें। तो आज यहाँ आने का मतलब जो पिछड़ा हो गया उसका जवाब देना मुश्किल है। इंशाअल्लाह जो कमियां और खामियां भी उसको दुरुस्त करेंगे। कादिर साहब, आखिरी 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल, औरंगाबाद सेंट्रल और इम्तियाज जली, ये 2 सीटें एमआईएम की 100% विनिंग सीट थी, हारने की क्या वजह है? देखो, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हम वोट हासिल करने में कम
आपको जो है औरंगाबाद सेंट्रल है, औरंगाबाद सेंट्रल और औरंगाबाद ईस्ट। यस देखो ईस्ट का कैंडिडेट मैं था जी 2014 में मुझे 60,000 वोट मिले थे ये दलडा के पसीने छुड़ाए थे आपने। और मैं 4,000 वोटों से हारा। अब मुझे 80,000 वोट और मैं 12,000 वोट से हारा। बात है कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियां हम दूर करेंगे उसको। और थोड़ा सा इस बात का भी दुख है कि हम प्रधान साहब को साथ से ले नहीं सके, उनका एहतमाद हासिल नहीं कर सके। मैं इतना छोटा आदमी हूँ, ना मैं इनकी गलती कह सकता हूँ, उनकी गलती कह सकता हूँ। और मैं समझता हूँ हम थोड़ा सा बदकिस्मती का शिकार हो गए। तो उस तरह की चीजों को सियासत है, इक्वेशंस जम नहीं पाए। कादरी साहब, अभी बहुत सारे वक्ताओं को आपके सुना, शुरू से सुनते चले आ रहे हैं जब से पूरे भारत में एमआईएम निकली है। एक बात आपकी पार्टी की तरफ से हर नेता कहता है सेकुलर पार्टियों के झांसे में मत आओ, और दूसरी तरफ आप लोग कहते हो संविधान बचाओ। तो संविधान ही सेकुलर है, तो सेकुलर के झांसे में ये दोहरा मतलब वो दूसरी सेकुलर जो है ना, जो आप उसकी आवाज है जी। देखो ना, राहुल गांधी ने क्या बोल दिया, राहुल गांधी आजाद, यानी उनकी टीम में बीजेपी के एजेंडा है। नहीं, वो तो रिट्रीट भी किया ना उन्होंने, कहा मैंने निजी में भी ऐसी बात नहीं कही है। नहीं किया था जो भी। हाँ, हमारा ऐसा कहने का है जो सेकुलर पार्टी सेकुलर सुधार करती है उनके कहने में और करने में फर्क। तो हम जो है उनके डुप्लीकेट सीडो सेकुलरिज्म, झूठे सेकुलरिज्म के खिलाफ, यानी जब आप सत्ता में थे आपको कुछ देना चाहिए, सत्ता में तो इंसाफ करना चाहिए। क्या किया उन्होंने? देखो ना, 70 साल हुकूमत किए, देखे मुसलमानों की हालत कैसी समझ के। देखो सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, इसके बाद वजीर पहुंचो, अभी इनकी हालत इतनी दलितों से बदतर हो गई और कैसा बदतर कर सकते हैं। यानी वो सोच रहे थे, वो सोचे भी है कि 70 साल में हमने काम पहुंचा दिया, अब इनको हम सेकुलर बोलेंगे क्या इनके कंडक्ट से सेकुलरिज्म दिख के आता क्या? इसलिए उसकी भारत के संविधान का जो सेकुलरिज्म है वो सही सेकुलर। मुमरा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है ना टोरेंट का है, टोरेंट बिजली जो टोरेंट के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आप आम जनता के लिए क्या हेल्प करोगे टोरेंट के लिए? जो टोरेंट बिजली का जैसे कि 2000 बिल के बजाय 1 महीने बाद तो डायरेक्ट 30,000 बिल, तो उसके लिए आप लोगों की तरफ से आपको मालूम नहीं ये एमएसपी के खिलाफ जो छोटी सी मूवमेंट हमने शुरू की थी, देखो भाई हमारी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है, हमारे पास कोई एमएलए है, कोई महाराष्ट्र जुम्मा की पार्टी है हमारी, और फिर भी भैया सर जैसी पार्टी हमारे पास है, सर कई आदमी साहब जैसे। हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इस बात की मांग की थी कि लॉकडाउन के मुद्दत का जो बिल है वो माफ कर दिया जाए। हमने बत्ती बुझाकर 5 मिनट का एजुकेशन किया था। आज भी हम इस कोशिश में हैं कि कम से कम पैसे कम होना चाहिए। बीच में मुख्यमंत्री जी के मुंह से बात सुनने में आई थी कि जो डोमेस्टिक इनकम रिक्वायरमेंट 100 यूनिट्स का है वो माफ कर दिया जाएगा, जो 300 तक है तो 20% दिया जाएगा, 300 से 500 तक है 30% दिया जाएगा, धार्मिक स्थलों का हॉस्पिटल का कुछ कम किया जाएगा। मगर मुझे ऐसा लगता है कि सेंट्रल के साथ राज्य भी मदद किए हैं, वहाँ फ्रीडम पार्क है, गुमरा की फ्रीडम पार्क की बात नहीं करना मैं, स्टेट गवर्नमेंट की फ्रीडम पार्क की बात करना। फ्रीडम पार्क सब जगह ही चलेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये किया, हम थोड़ा सा आश में आ गए थे, नहीं हुआ था पब्लिक इंटरप्रिटेशन करेंगे, हुकूमत के साथ एजुकेशन करेंगे। दूसरी बात कैसी है, आज के समय में कोरोना का पैंडेमिक में बड़ा एजुकेशन पहुंचा, जो निकालना मुश्किल बात है। इस सभा का परमिशन दिए, पूरी सभा में अच्छी बात है, हमने भी सोचे विशेष की समझ देना, तो हमारी लिमिटेशन उसको आप समझिए, मगर जनता के साथ आपने तो बात कही कि लोग कंपनी हवा को निचोड़ रहा है, ये बहुत बुरी बात है।
जनता को राहत नहीं मिलेगी सर, जनता के लिए आप लोग क्या करोगे? जनता को राहत नहीं मिलेगी। आप लोग लेकिन अगर हमने कोशिश करने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा है, जितने ना मुख्यमंत्री ने ठेके थे, क्या ठेके थे, उनके नाम का अनाउंसमेंट हमारे मुंगरा कलवा विधानसभा क्षेत्र के लिए यहाँ पर मैं सदर मोहतरम की इजाजत से जो नाम तय किया गया है इस नाम का अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। शायद आप सबको इस बात का अंदाजा भी होगा। आप इसे, इनका नाम सरफराज मुश्ताक खान, जिसे आप